हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आपने पीछे वाले सभी क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे और आपकी तैयारी भी हो गई होगी, क्योंकि अब मार्च आने वाला है और आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा इन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद। आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किस क्वेश्चंस की हमें अच्छे से रिवीजन करनी है, लिख लिख कर जिसका अभ्यास करना है, न्यूमेरिकल है, डायग्राम है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट है आपको हर उसका आइडिया हो गया होगा। और आप जिसने भी नहीं देखा है नहीं देखी है ये वीडियो, बाद में पछताएंगे। और उससे अच्छा है कि हम अभी इसकी अच्छे से तैयारी कर लें, इसको अच्छे से रट लें। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे अंक लाने हैं। इसलिए आपकी तैयारी के लिए ये वीडियो बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब स्टार्ट करते हैं 2025 का सेट सी। पहला भाग है हमारा भौतिक विज्ञान। देखिए पहला क्वेश्चन है, शक्ति का छोटा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी जाती है। अगला है अभिकथन और कारण वाला। नेत्र लेंस में अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। यह अभिकथन है, ये ठीक बात कह रहे हैं, ये सत्य है। कारण है, इस घटना को समायोजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है, ये भी सत्य है। दोनों ही सत्य हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। वो कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल में भी सीधा होता है, उत्तल में भी सीधा होता है, अवतल में सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, इसलिए अवतल नहीं हो सकता। इसमें दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगी, ए और सी वाली, यानी डी ऑप्शन, या तो समतल या उत्तल। तो ये चौथे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। ये पूछा गया है कि भाई किसी विद्युत बल्ब का जो है अनुमतांक है वो 220 वोल्ट है और 100 वाट उसकी शक्ति है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब ये कह रहे हैं कि उसकी शक्ति कितनी होगी। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ भी जो पहला विभवांतर दे रखा है वो 220 वोल्ट है, पी शक्ति दे रखी बल्ब की 100 वाट है। और यहाँ आर निकालने का फार्मूला लगाएंगे, V² तो V है हमारा 220 गुणा 220 बटा 100, ये 484 ओम आ जाएगा। फिर V2 जब हमने 110 वोल्ट कर दिया तो आर प्रतिरोध है जो है 484 ओम है, और P शक्ति है, उसका फार्मूला हो जाएगा V²/R। तो यहाँ P निकालना है तो V² है 110 गुणा 110 बटा 484, ये कटने के बाद हमारा 25 वाट आ जाएगा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो आप इसको गलत नहीं कर पाएंगे, तो आपका ये गलत नहीं होगा। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा 25 वाट। छठा क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये देखिए, ये है किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई के तो समानुपाती होते हैं, यानी दोनों ही जो प्रतिरोध हैं और वो जो विद्युत धारा है वो दोनों की वैल्यू जो है एक साथ घटती हैं और एक साथ बढ़ेंगी। और दूसरा जो है चालक की लंबाई, विद्युत धारा नहीं, चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी ये इसके व्युत्क्रम में होते हैं। चालक की प्रकृति, जैसे चालक तार अगर तांबे का है, एल्यूमिनियम का है, निक्रोम का है, किस अलग अलग धातु के तार हो सकते हैं, तो उन सब की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है, इसलिए उनकी प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, ये तो सबको पता है। वहाँ पर जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहाँ
वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता। वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं वही प्रकाश के परिकिरण में सहायता करते हैं, इसलिए वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को परिकिरण न होने के कारण अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, 3 अंक का क्वेश्चन आ गया है। इस 3 में क्या है, ओम के नियम को परिभाषित करना है, प्रतिरोध का SI मात्रक बताना है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम हो गया, और ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा ठीक है। देखो R = V/I ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ओम का नियम देख लेते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर और जो धारा है, विद्युत धारा है, वो दोनों समानुपाती होते हैं। अगर विभवांतर बढ़ता है तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटता है तो विद्युत धारा भी घटेगी। इसलिए V समानुपाती I और V = IR। R यहाँ पर नियतांक है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, V विभवांतर है और I विद्युत धारा होती है। तो ये ओम का नियम है। इसमें कंडीशन है भाई, ये समानुपाती कब रहेंगे विभवांतर और विद्युत धारा, जब उसमें ताप, जो तार का ताप है, वो चालक तार का जो ताप है वो एक जैसा रहे, समान रहे, बदले ना घटे ना बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला भी 3 का है। इसमें 2 भागों में दे रखा है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसे आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए छड़ चुंबक की आकृति इस तरह से, और N और S लिख दीजिए। N से जो निकलती हुई दिखानी है आपको ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और दक्षिण में विलीन होती दिखानी है। तो पहला गुण यही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वे उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। दूसरा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र देखो कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये ऐसे बिल्कुल साफ दिखाना है आपको जब डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो ये दूसरा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सिरों के पास भी बिल्कुल आपको बिल्कुल अलग अलग ही दिखानी है। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर हो जाती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद होती हैं। देखिए जब हम देखते हैं चुंबक के बाहर देखते हैं, छड़ चुंबक के बाहर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हुई दिखाई देती हैं और दक्षिण में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर हम इनको इस चुंबक के अंदर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो है इनकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर है। तो बाहर तो उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर, तो ये एक पूरा बंद वक्र सर्कल सा मतलब बंद बन जाता है। तो ये इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये बंद वक्र होती हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ज़्यादा प्रबल कहाँ पर होता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर। देखिए जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास पास होती हैं वो ध्रुवों पर हैं। पास पास का मतलब है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहुत प्रबल होता है, और जो बीच में सेंटर में दिख रही हैं, दूर दूर दिख रही हैं, तो बीच में इतना नहीं होता। जो इनके ध्रुव हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है। तो यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बतानी है, ये देख लेते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वाहनों में जो उत्तल दर्पण है उसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है, कोई दूसरा दर्पण क्यों नहीं यूज़ किया जाता। उसका कारण ये है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, और ये बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, और ड्राइवर इनकी सहायता से सुरक्षित रूप से अपना वाहन चला सकता है। अगला देखिए ए और सी हमने कर लिया है। बी भाग देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका अवतल दर्पण है, ये 5 अंक का है। इसके इंटरनल चॉइस में आप ये देखिए 3 भाग का और दे रखा है ABC। लेंस की डायप्टर क्षमता, ये देखिए आगे इसके आगे ही है। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। नीचे देखिए एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायप्टर = 1/1 मीटर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए F दे रखा है 2 मीटर, P निकालना है। P है लेंस की क्षमता, P बराबर, इसका सूत्र होता है P = 1/F, और F हमारा 2 दे रखा है तो ये हो जाएगा 1/2।
तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है 0.50 डायप्टर। और जब हमारा जो सवाल है उसमें अवतल लेंस दे रखा है और हमें पता है कि अवतल लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है वो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए इसके सामने हमने माइनस जो है चिन्ह लगा दिया है। 0.50 डायप्टर इसका आंसर आ गया है। तो ये आपका हो गया है। अगला देखिए सी भाग देखिए, निम्न सूत्र लिखें। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। और जो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ मैं बच्चों को एक छोटी सी ट्रिक्स बताती हूँ कि क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज में वो लेंस को दर्पण लिख देते हैं, दर्पण को लेंस का सूत्र लिख देते हैं। तो कहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, देखिए प्लस और माइनस निशान वाले पर कंफ्यूज होते हैं, किस में प्लस लगेगा किस में माइनस, बस ये साइन है, साइन से ही जो है अलग अलग हो जाते हैं। दर्पण सूत्र के लिए मैंने बता रखा है कि दर्पण जैसे प बीच में आ गया तो प्लस प्लस आ गया दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u, ऐसे याद रख लेना। जो दूसरा सूत्र हो जाएगा वो माइनस वाला वो लेंस वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो अब हमारा ये जो है भौतिक विज्ञान है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला अपना खंड ब रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है सोना और चांदी होते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। इसके लिए ये बार बार आया है क्वेश्चन। आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों से बने होते हैं, इन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक कुछ होता है। आप ये लिख देना। अगला क्वेश्चन है, ये एक नंबर के थे, अगला भी 1 नंबर का ही है, अभी कथन और कारण वाला। हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक, ये ठीक सत्य है ए वाला। कारण जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये असत्य है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां, लोह चूर्ण लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर को चुनना है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। देखिए जब हमने आयरन को में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो देखो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई, तो पहली ही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तो 14वां का ए आंसर आ जाएगा, 14वें क्वेश्चन का ए आंसर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृतगंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमसे भी गलती हो गई है, हमने भी ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें पूछा गया है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत, यानी कि हम दुकान से नमकीन का पैकेट घर ले आए हैं और हमने पैकेट को खोल लिया है, खोलने के बाद जो नमकीन है उसमें बच गई है तो उसको हमने रखना है, तो उसको ख़राब होने से कैसे बचाना है, विकृतगंधिता होने से कैसे बचाना है। तो देखो ऑक्सीकारक मिला के नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, तो हम घर में तो भाई वायुरोधी बर्तन में ही रखेंगे, तो सी आंसर आएगा इसका। वायुरोधी बर्तन में रखने पर ही हम उसको बचा सकते हैं। ये जो 2 ऑप्शन और हैं, ऑक्सीकारक मिलाकर नाइट्रोजन गैस भर के, ये जो है उसको जब पैकिंग करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम घर पर ले आए हैं तो उसको हम वायुरोधी बर्तन में रख कर ही ठीक सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस समीकरण से बताना है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हों उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तीर का निशान, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऊष्मा की उपस्थिति में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 उत्पादों में टूट जाता है। तो एक उत्पाद है और 2 अभिकारक एक अभिकारक है और 2 उत्पाद बन गए हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, अगला भी 2 ही नंबर का है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसके 2 उपयोग लिखिए।
ये इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। अगले में जल की अनुपस्थिति में ये वाला उदासीनीकरण वाला देखते हैं। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी AOCl2 अच्छे से रट लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इसके उपयोग भी इम्पोर्टेंट है, इसका निर्माण भी अच्छे से कर लेना। अगला जो इसका इंटरनल चॉइस में था कि पानी की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि जो HN की उपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार दिखाएंगे लेकिन HN नहीं होंगे तो वो अपना अम्ल होते हुए भी अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जो है अम्ल जो है चयन उत्पन्न नहीं कर पाते और इसलिए वो अपना अम्लीय व्यवहार दिखा नहीं पाते। अगला उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण में देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाम ही है उदासीनीकरण, उदासीन करना। उदासीन में क्या होता है, एक अम्ल होता है जो खट्टा पदार्थ होता है, अक्षार जो कड़वे होते हैं, जब इनको मिक्स करते हैं तो जो ना खट्टे रहते ना ही कड़वे रहते हैं, लवण बन जाता है। जो ना खट्टा होता ना कड़वा होता और उसका pH 7 के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे के जो प्रभाव होता है उदासीन हो जाता है और इसमें पानी भी बनता है। तो ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। देखो इसमें इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक करना है। अब ये टेबल भी दे रखी है। ये 2025 में ही पहली बार ऐसे टेबल पूछी गई है, पहले कभी भी नहीं पूछी गई थी। तो ये नया पैटर्न आगे 26 में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करना। कंप्यूटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी 25 में स्टार्ट हो गए हैं तो 26 में भी ज़रूर आएगा, तो आपको ये ज़रूर करना है। इसमें लोहे की ओर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया दिखा रखी है जो कि विस्थापन अभिक्रिया है। ये Fe है प्लस CuSO4 है, तीर का निशान है, CuFeSO4 हो गया। इसमें टेबल दे रखी है। इसमें टेबल में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD। ये बताना है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचायक का काम कर रहा है। तो देखिए जो Fe है ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो ऑक्सीकृत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे दिए और ऑक्सीकृत हो गए। और जिसको दिए हैं, जिसने वो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो जो पदार्थ है वो वो हो जाता है, उसको अपचयित कर देता है। यानी देने वाला जो दे रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, लेने वाला क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। देने वाले का उपचयन और लेने वाले का अपचयन। तो देने वाला क्या है, जो Fe है ये एक अपचायक का कार्य करता है। किसका काम करता है, अपचायक का काम कर रहा है ये पदार्थ। तो इसलिए ये पहला वाला आ जाएगा। इसमें पहली ऑप्शन ठीक है कि A जो है पदार्थ ऑक्सीकृत होकर यानी खुद उपचयित हुआ है और दूसरे को अपचयित कर दिया है। तो ये क्या है, ये अपचायक का काम कर रहा है, क्योंकि ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो वहाँ कॉपर को इलेक्ट्रॉन देकर उसको विस्थापित कर देता है। तो इसका A ऑप्शन ठीक है भाई। अगला देखिए 18वां। ये हमें शब्द समीकरण लिखनी है। 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए H2SO4 प्लस जिंक तो H2SO4 प्लस जिंक, देखिए H2SO4 का फार्मूला में आना चाहिए। H2SO4 हो गया प्लस Zn हो गया। Zn अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये H2 को विस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा उसकी जगह, तो ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा। इसी तरह जो मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका फार्मूला में आना चाहिए। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए HCl से H को विस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा, प्लस में H2 हो जाएगा। फिर इसको संतुलित कर लेना है। फिर है आयरन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है। आयरन भी H हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाएगा और साइड में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो FeCl2 H2 इसका ये 3 जो हैं इक्वेशन हो जाएंगी, समीकरण हो जाएंगे। 3 नंबर के 1 नंबर के हैं।
अब 19वां क्वेश्चन देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखिए। यह रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं और अधातु में कोई 3 अंतर बताइए। देखिए हमें सोडियम धातु की जो है, सोडियम धातु है, सोडियम का हमें की परमाणु संख्या पता होना चाहिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए 2, 8, 1। और जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएंगे। हमें सोडियम का प्रतीक पता होना चाहिए, Na होता है, और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन इसका दर्शा देंगे। तो ये इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी। ऑक्सीजन है, इसकी परमाणु संख्या 8 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो गया, और इसका प्रतीक O होता है। तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनको हम O प्रतीक के चारों ओर दर्शा देंगे। देखिए 2, 2, 2 करके ऐसे हमने इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या वो 12 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है तो 8 तो हो गया, इसका प्रतीक Mg होता है, और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके Mg के प्रतीक के 2 इलेक्ट्रॉन हम बिंदु से दर्शा देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई। तो आपको इसके लिए जो है प्रतीक आने चाहिए, इनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तो ही आप इसको सवाल को कर सकते हैं। इसके जो है अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में कोई 3 अंतर लिखने हैं। तो देखिए 3 अंतर आप शुरू वाले 3 भी कर सकते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। आप ये इसमें से कोई भी 3 अंतर लिख सकते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। धातुएं अक्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। धातुएं पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, ये स्वयं उपचयित हो जाती हैं और अपचयक का काम करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ये स्वयं अपचयित हो जाती हैं और उपचयक का काम करती हैं। यहाँ एक जो है वीडियो देखने वाले ध्यान से सुने, पिछली वीडियो में यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, उसको यहाँ ठीक करना है। ठीक क्या गलती हो गई है, 5वें पॉइंट में थोड़ी सी गलती हुई है। इसमें यहाँ पर जो ये हैं धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जब इलेक्ट्रॉन देती हैं तब वो उपचयित हो जाती हैं, खुद तो उपचयित हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉन दे रही है उसको वो अपचयित कर देती हैं, यानी एक अपचायक का काम करती है। मैंने पीछे उसमें जो है उपचायक का लिख दिया था तो यहाँ थोड़ी सी गलती थी, तो आप इसको ठीक कर लेना। आगे आने वाली पीछे वीडियो में जो देखा है, जिसने भी अब तक देखा वो अपना सारा ठीक कर लेना, गलती ना हो जाए आपकी कहीं एग्ज़ाम में। तो इसको आप अच्छे से ठीक कर लेना, ध्यान से देख लेना। ये स्वयं उपचयित हो जाती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उपचयित हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई तो उसको लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अपचयित हो जाता है। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो उसका अपचायक का काम करेगा, यानी सामने वाले को वो अपचयित कर रहा है तो ये अपचायक का काम करेगा, लेकिन खुद क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ये बात ध्यान रखनी है। अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, लेकिन वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है, सामने वाले को क्या कर देता है, उपचयित कर देता है। तो ये क्या हो गया, उपचायक का काम करेगा। तो इस तरह से ये अच्छे से याद कर लेना है, उपचायक का काम करेगा। जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अपचयित हो जाते हैं, और लेकिन सामने वाले जिससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको उपचयित कर देते हैं, इसलिए ये उपचायक का काम करते हैं। तो ये थोड़ा करेक्शन है इसमें, इसको अच्छे से कर ले, कहीं आपकी कोई गलती ना हो जाए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो गया है 20वां क्वेश्चन। अब हमारा 5 नंबर का स्टार्ट हो गया है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। एक तो ये है ए पार्ट में 2 नंबर का है। बी पार्ट देखिए, भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे, ये है। चलो देखते हैं इसको।
श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ आमद बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें अधिक संख्या में अणु बनते ही इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है चतुसंयोजकता। इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 संयोजकता होने के कारण ये 4 अलग अलग तत्वों के साथ भी यौगिक बना सकती है। जैसे कि एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ गया, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया, एक तरफ नाइट्रोजन जुड़ गया, एक तरफ क्लोरीन, ऐसे मतलब 4 प्रकार के इसमें तत्व जुड़ सकते हैं। और ये बहुत अधिक मात्रा में, इन 2 गुणों के कारण ही बहुत अधिक मात्रा में विशाल संख्या में कार्बन यौगिक बनाता है। अगला जो क्वेश्चन था ये भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉइक अम्ल और एथेनॉल में अंतर है। तो एल्कोहल एथेनॉल लिख लेना यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ एथेनॉइक अम्ल लिख लेना। तो रासायनिक गुण है, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण किया है तो इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। अल्कोहल एथेनॉल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसमें CO2 गैस बनती है और वो तेज़ी के साथ बनती है और बुदबुदाहट से बनेगी। जो लिटमस परीक्षण कैसे करेंगे, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सोडियम धातु परीक्षण क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले। पोटेशियम परमंगनेट परीक्षण में क्या होता है, ये पोटेशियम परमंगनेट के गुलाबी रंग को जो है समाप्त कर देता है और इसका कोई असर नहीं होता कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो अब भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक गुणों में इसके कौंधनाक गलनांक बता देना कि इसका गलनांक 156, एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है, एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसका कौंधनाक 351 केल्विन होता है और इसका जो है 391 केल्विन होता है। अल्कोहल में जो है अल्कोहल जैसी गंध आती है, शराब जैसी गंध आती है, और लेकिन एथेनॉइक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। तो इस तरह से हम भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा जो ऑप्शन में था। इसके बाद जो दे रखा है इंटरनल चॉइस दे रखी है, इसका जो है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। और साबुन की सफाई प्रक्रिया दे रखी है, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको आप अच्छे से कर लेना। तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण अगर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और संकलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए हाइड्रोजनीकरण, और जुड़ रहा है इसलिए संकलन अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग जो है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। देखिए इसके जो समीकरण है वो देखिए, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है और इसके चारों तरफ जो है हाइड्रोकार्बन की जो है वो हो सकती है, श्रृंखला हो सकती है, कितने भी कार्बन वाली हो सकती है। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है, इसके कारण ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वनस्पति तेल होते हैं। और जब इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विआबंध था वो टूट जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। और द्विआबंध टूटने से एक कलाबंध बन गया, तो एक कलाबंध वाला जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यानी यहाँ भी ये वनस्पति घी बन गया है। वनस्पति तेल तो जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन तेलों से क्या है गगन मगन ये डालडा घी बनाते हैं, तो वो वनस्पति घी होता है, वो हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। तो ये इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है। तो ये जो था ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में साबुन की सफाई प्रक्रिया देख लेते हैं, शोधन प्रक्रिया देख लेते हैं। साबुन, पहले साबुन की परिभाषा में साबुन पता होना चाहिए क्या होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जलरागी होता है, यानी वो पानी में घुल जाता है। और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो उसकी पूंछ है वो जल विरागी होती है, वो पानी में नहीं घुलती, वो तेल में घुल जाती है, तेल वसा में घुल जाती है। और साबुन का जो आयनिक सिरा है, जब हम साबुन लगाते हैं कपड़े को साफ़ करने के लिए, तो उसका जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर यानी पानी की ओर हो जाता है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तेल की ओर व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि वो तेल में घुलनशील होता है। तो इस तरह वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इस तरह मिसेल का निर्माण होता है। जब मिसेल का निर्माण आ जाता है तो आप यही बातें लिखेंगे, और साबुन की सफाई शोधन प्रक्रिया आती है तो भी यही बातें लिखेंगे।
तो इस एक क्वेश्चन को करने से आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। मिसेल क्या होता है और साबुन की शोधन प्रक्रियाएं। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अधिकांश जो मैल होते हैं वो तैलीय होते हैं, चिकना होता है यानी मैल, और तेल पानी में घुलनशील होता है। तैलीय मैल जो है मिसेल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन विकर्षण के कारण मैल आसानी से बाहर निकल जाता है। इस तरह कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसका अच्छे से डायग्राम बना के आपको करके आना है। पहले तो हमें पर देखो साबुन का अणु दिखाना है। एक साबुन का अणु ऐसे दिखाएंगे। गोल सिरा जो होता है ये सोडियम या पोटेशियम का होता है। यहाँ पर ये आयनिक सिरा है, जल में घुलने वाला, तो जलरागी सिरा लिखा हुआ है। दूसरा देखिए जल विरागी सिरा है, ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है। ये साबुन ये पानी में नहीं घुलता, ये तेल में घुलता है। तो ये देखिए, ये जब हम साबुन लगाते हैं तो इस तरह से गोल गोल ये मिसाइल बन जाती है, यानी गंदगी के चारों तरफ साबुन के अणु अपने आप को इस तरह व्यवस्थित कर लेते हैं कि आयनिक सिरा तो देखो बाहर की ओर होता है, पानी की ओर, क्योंकि गंदगी में नहीं घुलता। जो ये पूंछ होती है साबुन की, हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, ये गंदगी में घुल जाती है। और ये देखो, ये बीच में तेल है, पीला पीला जो दिखा रखे मैल है, गंदगी है। इस तरह से ये मिसेल है। जब मिसेल का निर्माण होता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है अच्छे से। अगला देख लो, आगे देखो, ये डायग्राम्स कपड़े को साफ करते हैं। तो कपड़ा गंदा है, गंदा कपड़े के ऊपर देखो कपड़े को साफ करने के लिए कपड़े पे देखो नीला नीला दाग दिखा रखा है। जब हमने इस पे साबुन लगाया तो देखो साबुन के अणु हैं गंदगी के चारों तरफ अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये जो कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है ये साबुन का अणु है। ये जो नीला भाग दिखा रखा है ये जलरागी सिरा दिखा रखा है, आयनिक सिरा है। और जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये जल विरागी सिरा है और ये चिकनाई है। इसके देखो दूसरे डायग्राम में देखो, जैसे हम उसको रगड़ते हैं साबुन लगा के। तीसरे में देखो, ये देखो इसके चारों तरफ ये जो है साबुन के अणु आ गए हैं और कपड़े से जो है ये गंदगी बाहर निकल गई है। इस तरह से आप इस डायग्राम को दिखा के अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और पूरे अंक हासिल कर सकते हो। तो ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मिसेल का भी हो गया आपका, साबुन की सफाई प्रक्रिया भी हो गई है, दोनों ही हो गए हैं। इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अपना। ये देखिए, ये जो है रसायन विज्ञान हाइड्रोजनीकरण हो गया। हाँ, ये 20वें क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन थी। ये तो अपना जो है ये अब रसायन विज्ञान जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे जीव विज्ञान। नहीं, एक और इसमें एक और दे रखा है भाई। अभी जो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं 20 वाले क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसमें क्या दिखा रखा है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी पहली बार आया है हरियाणा बोर्ड में, पहले नहीं आते थे। तो ये आप लेटेस्ट पैटर्न के लिए इसको ज़रूर देखना। क्या दे रखा है, तालिका दे रखी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड योग्यता आधारित प्रश्न है, बच्चे की कितनी योग्यता है। तो पहला क्वेश्चन है, यौगिक ए का व्यापक रूप में अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ए को अचार में डालते हैं, मान लो इस बात से आपको पता नहीं चलता है तो बी वाला भी दूसरा पॉइंट भी पढ़ना। ए एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक बी बनाता है। यानी कि अब हमें पता, जिसने एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ रखी है उसको तो पता चल जाएगा कि एथेनॉल के साथ तो एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करके ही मीठी गंध वाला एस्टर बनाता है। तो जो बी वो होता है ये बनने वाला एस्टर होगा, और जो ए होगा वो एथेनोइक अम्ल होगा। हमने ऊपर लिख दिया है, देखो, ए एथेनोइक अम्ल, बी एस्टर एथिल एथेनोएट। तो ये 1 नंबर में पूछा गया है। यौगिक ए को पहचानो, ए हमारा एथेनोइक अम्ल है। बी को पहचानो, बी एस्टर है, एथिल एथेनोएट है। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है इससे, जब यौगिक ए वाशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी। इसके लिए समीकरण भी लिखिए। देखिए समीकरण दिखा रखा है, ये है, ए है एथेनोइक अम्ल है, प्लस में सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो देखिए ये बन गया सोडियम एसीटेट बन गया, प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो 1 नंबर इसका आपको मिल जाएगा, 1 नंबर समीकरण का मिल जाएगा। तो आपका ये 2 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लास्ट में एथेनॉल के 2 उपयोग पूछे गए हैं। 2 उपयोग में देखो, एथेनॉल का उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है।
तो ये अब हमारा रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा जीव विज्ञान भाग से सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन हैं वो कौन सी परत को नुकसान पहुंचाते हैं? ओजोन परत को। 1 नंबर का हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? आउटो ग्रंथि आ जाएगा। अभी कथन और इसमें कारण में देखिए, पादप में तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होते हैं। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है? शुक्रवाहिका है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये तीनों ही मादा जनतंत्र के भाग हैं। एक शुक्रवाहिका है जो, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र नहीं है? कागज़ का लिफाफा, लकड़ी की डंडी तो पर्यावरण मित्र हैं, लेकिन गुब्बारा है ये प्लास्टिक का बना है, पॉलीथीन जैसा होता है प्लास्टिक, और तो गुब्बारा नहीं आएगा इसका। तो सी ऑप्शन जो है आंसर है, पर्यावरण मित्र नहीं है। अगला देख लेते हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? और अगरबत्ती वाला क्वेश्चन, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे? ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया और इंटरनल चॉइस दे रखी है इसमें। आगे चलो देख लेते हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया तो अचानक और कम समय में होने वाली क्रिया है। इस क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगरबत्ती की गंध का पता हमारे नाक में उपस्थित घ्राणग्राही द्वारा होती है। जलती अगरबत्ती की गंध के कण हवा के साथ नाक में प्रवेश करते हैं विष्णुविधि द्वारा, और नाक में उपस्थित जो घ्राणग्राही की सूचना है उसको संवेदी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में ले जाती है और वहाँ इसका विश्लेषण होता है और इस सूचना को प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा कार्यकर अंग तक पहुँचाया जाता है। इस तरह से हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे जो शुक्राणु हैं एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और तरल माध्यम में वो सरलता से गति करते हैं और उनका स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। और ये जो स्राव है शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है, जिससे वो जिंदा रहता है पोषण प्राप्त करके। 2 नंबर का क्वेश्चन था। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट कर नामांकित चित्र बनाइए। ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है तो इसकी अच्छी सी तैयारी कर लेना। देखिए पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ियाँ और जो है बाह्य दल है। जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है और इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण होते हैं और जो पुंकेसर होता है इसका पुष्प का मादा जनन अंग होता है और ये पुष्प के बीच बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला इसका वर्तिकाग्र होता है जिस पर परागकण आकर गिरते हैं। बीच वाला वर्तिका होता है। जब परागकण अंकुरित हो जाते हैं या जर्मिनेट हो जाते हैं यानी पराग नलिका बन जाती है तो इस वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है और अंडाशय जो है निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाता है और जो बीजांड होते हैं ये बीज बनते हैं। तो ये जो अंडाशय होता है ये मोटा उभरा हुआ भाग होता है। और तीसरा जो भाग है वो पंखुड़ियाँ होती हैं, इसको दल भी बोलते हैं। पंखुड़ियाँ जो होती हैं रंगीन होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं और ये कीटों को आकर्षित करती हैं जो कि परागण में सहायता करते हैं। चौथा होता है बाह्य दल, ये हरे रंग का होता है। ये जब फूल कली की अवस्था में होता है तब ये उसकी सुरक्षा करता है। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। अगला 29वां क्वेश्चन देखिए, ये मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। चलो देख लेते हैं क्या है इसका। लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए मेंडल ने क्या किया था? मटर के 2 विकल्पी जोड़ों का संकरण कराया था। कौन से थे वो 2 विकल्प? एक तो था गोल और हरे बीज लिए थे उसने और झुर्रीदार और पीले बीजों का संकरण करा लिया था। F1 संतति में सिर्फ गोल और पीले बीज आए। इसका मतलब क्या निकला यहाँ से कि गोल और पीले बीज ही जो है ये प्रभावी लक्षण हैं। जो हरे और झुर्रीदार वाला है वो अप्रभावी लक्षण है, वो F1 में दिखाई नहीं दिया।
फिर मेंडल ने F1 संतति के बीच स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर क्या हुआ, F2 संतति में कुछ यानी नए संयोजन देखने को मिले। ये जब नए संयोजन देखने को मिले, इसका मतलब ये पता चला कि जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं, एक दूसरे का ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। नए संयोजन बनने से ही हमें ये पता चला। कौन से बने नए संयोजन देखते हैं। कुछ पौधे गोल और पीले थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और पीले थे, कुछ पौधे गोल हरे थे, कुछ पौधे झुर्रीदार हरे थे। तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन देखने को मिले। इससे हमें यह पता चला कि गोल और झुर्रीदार लक्षण तथा पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसको हम पनट स्क्वायर से भी बता सकते हैं। देखिए, गोल और हरे बीज को हम ऐसे जनक हो गए हमारे। गोल जैसे प्रभावी लक्षण को तो हम कैपिटल R से दिखाएंगे, हरे बीज जो है प्रभावी, इसको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, स्मॉल वाई। झुर्रीदार जो है प्रभावी है तो छोटे आर से हो गया। और पीला जो है वो प्रभावी है तो कैपिटल वाई से दिखा देंगे। युग्मक इसमें कैपिटल R स्मॉल वाई बना है, इसमें स्मॉल r कैपिटल वाई बनेगा। F1 संतति में देखिए सभी राउंड येलो बने हैं, गोल पीले बन गए। तो इसमें गोल पीले जो है प्रभावी लक्षण है प्रभावी लक्षण इसमें है तो, लेकिन अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। R की उपस्थिति में R प्रभावी हो गया, अपने आप को ही दिखाता है वो। और फिर F1 संतति का जब स्वपरागण करवाया, स्वनिषेचन करवाया, तो ये जनक क्या आ गए हमारे, जो गोल पीले बने थे वही पौधे लिए। गोल पीले दोनों जनक गोल पीले हो गए। और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल R स्मॉल आई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखिए युग्मक क्या बनेंगे, युग्मक कैपिटल R कैपिटल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई, स्मॉल r स्मॉल वाई। ये एक जैसे दोनों जनकों के एक जैसे युग्मक बनेंगे। तो जब हम पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे तो एक तरफ तो इनको एक जनक के लिख लेंगे, दूसरी तरफ दूसरे जनक के एक युग्मक लिख लेंगे, और फिर इनका जो है ये बना लेंगे इसका R वाई। ये बिल्कुल ईजी है। जो है प्रभावी लक्षण वाला कैपिटल R हमेशा पहले लिखना है। अगर स्मॉल r भी है और कैपिटल R भी है तो कैपिटल R पहले लिखा जाएगा, स्मॉल r बाद में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो कैसे बन गए, इनकी जो रेशो आई है, अनुपात आया है, 9 गोल पीले हैं। तो ये F1 में गोल पीले थे सारे, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। तो F1 में जो हमारे जनक थे वो गोल हरे और झुर्रीदार पीले थे, गोल हरे और झुर्रीदार पीले। तो इसमें जो गोल पीले और झुर्रीदार हरे, F1 में तो गोल पीले आ गए थे गोल, और अब इसमें झुर्रीदार हरे भी आ गए। तो ये नए संयोजन देखने को मिल रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो लक्षण है ये स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। देखो गिन के भी देख लो अब, ये जो इनके संकेत बना रखे हैं हिंट के लिए, जैसे टिक मार्क जो बना रखा है गोल पीले के लिए है, ये स्टार जो बना रखा है गोल हरे के लिए है, ये प्लस का निशान झुर्रीदार पीले के लिए है, और ये जो सर्कल है, ये डार्क सर्कल है, ये जो है झुर्रीदार हरे के लिए। इसमें आपको दिख जाएगा, देखिए ये एक इस पे टिक मार्क पे एक लगा रखा है तो गोल पीले, ये 2 है गोल पीले, तीसरा गोल पीला, चौथा गोल पीला, 5वां गोल पीला, 6ठा गोल पीला, फिर आगे देखिए 7वां गोल पीला, 8वां गोल पीला, और ये देखिए 9वां गोल पीला। 9 ही गोल पीले हैं। फिर जो अगला है ये है गोल हरा, क्योंकि R से गोल हो गया, स्मॉल वाई है तो हरा हो जाएगा। दूसरा गोल हरा, ये स्टार लगा रखा है इसमें, और तीसरा गोल हरा ये देखो ये दिखा रखा है। अगला देखिए झुर्रीदार पीला, एक ये हो गया, झुर्रीदार पीला दूसरा ये हो गया, झुर्रीदार पीला ये हो गया, और जो झुर्रीदार हरा है वो लास्ट में दिखा रखा है, ये एक ही है। तो इस तरह से ये जो इससे पता चल रहा है कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं। वंशानुगत माने जाना, अगली पीढ़ी में जाना। तो ये जो है क्वेश्चन हो गया है। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराया गया, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं। तो प्रथम संतति में बीज की आकृति व रंग कैसा था, तो गोल बीज थे और गोल और पीले बीज आए थे। तो ये आपका 2 नंबर में बस इतना ही लिखना है आपको, सिर्फ 2 गोल और पीले बीज, तो 2 अंक मिलेंगे आपको। इसका दूसरा भाग देखिए क्या है, संकर्ण सचित्र दर्शाइए। तो इसके लिए ये 1 नंबर में है, इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम दिखाना है, आप ये वाला डायग्राम दिखा देना, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारा 30वां क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें 2
हैं, ए और बी भाग हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? देखिए, स्वपोषी पोषण क्या होता है? वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड व पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषमपोषी में क्या होता है? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पौधों से लेते हैं और दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। 3 नंबर में दे रखा है मानव पाचन तंत्र का चित्र। तो आप ये देखो, ऐसे बना सकते हैं मानव पाचन तंत्र का चित्र। मुख गुहा दिखा रखी है, ग्रसिका दिखा रखा है, आमाशय दिखा रखा है, अग्नाशय दिखा रखा है, यकृत दिखा दिया इन्होंने। और भाई फिर ये छोटी आंत है, छोटी आंत जो है इधर, फिर बड़ी आंत दिखा रखी है, बड़ी आंत से मलाशय, गुदाद्वार, और ये 3 ग्रंथियाँ दिखा रखी हैं, लाला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। इसमें देखिए पित्ताशय है, यकृत के अंदर पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है, जो कि उसको माध्यम को अक्षार्य बनाता है और वसा का जो है वो करते हैं, मलसीकरण करते हैं और पाचन भी में भी सहायता करते हैं। पित्तनली दिखा रखी है, आमाशय में जठर ग्रंथि होती हैं, इनसे देखो HCl, पेप्सिन, श्लेष्मा निकलते हैं। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। अम्लीय माध्यम में श्लेष्मा जो है आमाशय की आंतरिक भित्ति की HCl से सुरक्षा करता है। ये शुद्रांतर में जो है पाचन पूरा हो जाता है और बड़ी आंत में से होता हुआ बाहर मलाशय द्वारा और गुदाद्वार बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इंटरनल चॉइस दे रखी है। 30वें क्वेश्चन में भी या तो आप ये 2 करेंगे या अब ये जो हमारे आमाशय में मल की भूमिका क्या होती है, या नामांकित चित्र की सहायता से वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति को दर्शाएंगे। देखिए, हमारे आमाशय की आंतरिक भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो माध्यम को अम्लीय बनाता है। अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। यह भोजन को भी जीवाणु रहित बनाता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 में ये पूछा गया है कि भाई एक वृक्ष में जो है वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति कैसे होती है। देखिए, आपको पेड़ का पौधे का जो है पेड़ का चित्र बनाना है, जड़ें दिखानी है अच्छे से, और ऊपर तने में तीर के निशान से आपको पानी की गति और दिखानी है। तो देखिए, सबसे नीचे जो जड़ है ये पानी मिट्टी से ले रहे हैं पानी और खनिज लवण का अवशोषण कर रही हैं। फिर देखिए तने में पहुंच गया पानी, जड़ से तने में पहुंच गया। यहाँ ये जो जाइलम लेके जा रहा है, इसको पौधे के सभी भागों में जाइलम पहुंचाएगा खनिज। और एक ऊपरी मुखी गति होती है, एक तरफ ही गति दिखानी है आपको। तीर के निशान ध्यान से देखो, एक ही तरफ जा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। फिर क्या है, जाइलम जल और खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचा देता है। लास्ट में जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन 2 है, शोषण उत्पन्न करता है। देखिए, तीर के निशान बाहर दिखा रखे हैं। तो पौधों में की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, उन रंध्र के द्वारा जो है ये पानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसको ही वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन ऐसा होता है जो चूषण बल उत्पन्न करता है। ये चूषण बल के कारण ही जो है ये जड़ें हैं खनिज लवण और पानी को अवशोषित कर पाएंगी। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये जड़ों द्वारा पानी और खनिज लवण का अवशोषण भी नहीं होगा। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, पानी और खनिज लवण के अवशोषण के लिए। तो ये जो है हमारा आज का जो है 2025 का सेट C कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए 2025 के सेट D के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर करें। आपको जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीछे जो 2016 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तैयार किया गया सोल पेपर मिल गया है तैयारी के लिए, और कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो देखते रहिए, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।